नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 2 दिसंबर 2025 की जजमेंट है। ये रीसेंट जजमेंट है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 354C के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दी है कि ये किन परिस्थितियों में सेक्शन 354C जो है वो अट्रैक्ट होता है। और इसमें इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला कि एक डिस्प्यूट था और एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, और यहाँ पर एक महिला है, उन्होंने एक जो ऑनर है मीन्स को ऑनर है, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाई थी कि उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं वो उन्होंने उनकी बिना कंसेंट के ले ली है, और इसलिए उनकी जो प्राइवेसी को वायलेट हुआ है। और सेक्शन 354C और 341 और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंडियन पिनल कोड के वो उसके धाराओं में FIR थी, वो रजिस्टर्ड की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो महिला है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट थी 164 CRPC के तहत, जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष रजिस्टर करानी होती है, वो नहीं करवाई थी। और लेकिन यहाँ पर जो जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था वो उन्होंने क्वेश्चन के लिए रिवीजन पिटीशन डाली थी। पहले तो उनका जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी ट्रायल कोर्ट में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक रिवीजन पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, वो भी रिजेक्ट हो गई थी। अब इस मैटर था, मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोनों पक्षों को सुना। और जो अपीलेंट अक्यूज्ड है उनका कथन ये था कि जो महिला है ना तो वो एक जिस प्रॉपर्टी को मीन जो को ऑनर है वो ना तो वो उस प्रॉपर्टी की टेनेंट थी ना किराएदार थी, और ये वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। और साथ में ये भी बताया कि वो मीन्स इसके जो धाराएं हैं सेक्शन 354C की वो अट्रैक्ट नहीं होती है इसमें। और यहाँ पर दोनों पक्षों को सुना कोर्ट ने और अपना जो एनालिसिस था वो इसमें ये किया। और जो डिफेंस थे मीन्स जो रिस्पोंडेंट की साइड से मीन्स जो स्टेट के काउंसिल हैं और जो महिला की साइड से जो रिस्पोंडेंट जिनको बनाया गया है उन्होंने ये कहा था कि वो महिला जो थी वो प्रोस्पेक्टिव टेनेंट थी, मीन्स वो अभी प्रॉपर्टी देखने आई थी। तो लेकिन बेशक वो उस किराएदार नहीं थी लेकिन प्रॉपर्टी देखने आई थी, लेकिन उन्होंने बिना कंसेंट के, जहाँ पर फोटोग्राफ है वो उनकी कंसेंट के बिना वो फोटोग्राफ ले ली गई थी। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। अब यहाँ पर अपना एनालिसिस किया। कोर्ट ने पहले अपना निर्णय ये बताया कि लीगल प्रिंसिपल्स को देखा जाए पहले। तो पहले ये यहाँ पर कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन पहले ही बनता है कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो कोर्ट ने अपना पहले एक रिसेंट जजमेंट आई थी राम प्रकाश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, जिसमें कोर्ट ने पहले की जो प्रीवियस जो डिसीजंस आए थे उसको भी इस जजमेंट में एनालाइज किया। और जजमेंट को यहाँ पर एनालाइज करने के बाद दूसरी जजमेंट्स थी ME शिवालांगे मूर्ति वर्सेस CBI बेंगलुरु, इस जजमेंट को भी एनालाइज किया। और इस जजमेंट में यहाँ पर कोर्ट ने यह बताया था कि अगर कोई भी दो व्यूज बनते हों और एक सस्पिशियस बनता हो कि एक ग्रे सस्पिशंस के साथ, मीन्स एक सिर्फ शक बनता हो और एक दूसरा ग्रे सस्पिशन से अगर वो भिन्नताएं दिखा रहा हो, तो जज जो है वो एम्पावर्ड होगा कि वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है। सिर्फ ट्रायल जज जो है वो पोस्ट ऑफिस के तौर पे काम नहीं करेगा कि जो प्रोसिक्यूशन ने जैसा बता दिया वो वैसे ही वो चार्जेस है वो फ्रेम कर ले। तो इन जजमेंट्स को यहाँ पर देखा। अब कहा कि जब भी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जो आती है वो काफी सफिशिएंट होता है। और एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जो है वो किसी ठोस मटेरियल के आधार पे होना चाहिए, जो कि एविडेंस जिसको मींस जो बाद में साक्ष्य बनाया जा सकता है जब ट्रायल चालू हो रहा हो। तो अब यहाँ बताया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को देखते हुए कोर्ट जो है हमेशा देखेगी कि क्या पर्याप्त ग्राउंड बनते हैं जिसमें अपीलेंट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में आगे बढ़ा जा सके, जैसा कि FIR में बताया गया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो FIR और चार्जशीट थी उससे धारा
354C इंडियन पीनल कोड की वो अट्रैक्ट नहीं होती है। सेक्शन अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो FIR और चार्जशीट है वो कहीं से भी ये नहीं बताती है कि सेक्शन 354C की धारा अट्रैक्ट होती हो। अब सेक्शन 354C इंडियन पीनल कोड की धारा ये कहती है कि वॉयरिज्म के बारे में बताती है कि कोई भी जो एक्ट होता है मैन का, अगर किसी वुमेन को वॉच कर रहा हो या कैप्चर कर रहा हो इमेज, अगर वो वुमेन एंगेज हो किसी प्राइवेट एक्ट में और सर्कमस्टांसिस पे जिससे ऐसी उम्मीद नहीं की गई हो, कि ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं की गई हो कि इसे ऑब्जर्व किया जा सके, तो ऐसे में सेक्शन 354C की जो बारे में बताया गया। अब यहाँ पर प्राइवेट एक्ट के बारे में बताया कि प्राइवेट एक्ट होता क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, वो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बताई गई है। उसमें जो एक्सप्लेनेशन 1 को भी यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। अब कहा कि जो FIR को परस्यू किया जाए और चार्जशीट को देखा जाए, कोर्ट जो है वो मींस इस निर्णय पे नहीं आ सकती है कि इसमें जो धारा है 354C की अट्रैक्ट होती हो, क्योंकि किसी प्रकार का ऐसा आरोप नहीं लगाया था FIR और चार्जशीट में कि कंप्लेनेंट को या तो देखा गया हो या फिर उनका जो कैप्चर किया गया हो जब वो किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज हो। तो लर्नर सिंगल जज जो है इम्प्रीन जजमेंट में उन्होंने कंक्लूड किया था जो सेक्शन 354C के जो ऑफेंस होता है उसके बारे में बताया था। और अब यहाँ पे बताया था कि एलिगेशन जो है रिटर्न कंप्लेंट की, कोर्ट ने जज ने बताया था कि मेरे ओपिनियन में ये नहीं निकलता है कि सेक्शन 354C बनता हो। अगर हम इस जो प्रोविजन को देखते हैं, ये क्लियरली इंटेलिजिबल है कि एलिगेशन जो अगर क्लिकिंग पिक्चर्स की एलिगेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि क्लिकिंग पिक्चर्स हो, जब वीडियो बनाया जा रहा हो, बनाया गया हो रिटर्न कंप्लेंट में, तो ऐसे में ये ऑफेंस है वो बनता नहीं है 354C इंडियन पीनल कोड का। सिर्फ फोटो खींचने और पिक्चर वीडियो बनाने से सेक्शन 354C नहीं बनता है। अब लर्नर सिंगल जज जो है उन्होंने अपने इम्प्रिंज्ड ऑर्डर में ही ये कंक्लूड कर दिया था कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है वो कहीं से भी बताते नहीं है कि सेक्शन 354 इंडियन पीनल कोड का 354C इंडियन पीनल कोड का अट्रैक्ट होता हो। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है, अब कोर्ट ने कहा कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो 506 इंडियन पीनल कोड की है, जो किन कारणों पर लगती है, तो पहले ही हमेशा ये दिखाना जरूरी है कि जो पर्सन जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया हो उसको धमकी दी गई हो, धमकाया गया हो कि उसे इंजरी दी जाएगी, जब उसकी रेपुटेशन को इंजरी दी जाएगी या फिर प्रॉपर्टी को, इस प्रकार की थ्रेटनिंग होनी चाहिए। और जब उसकी रेपुटेशन किसी प्रकार से भी हनन हो रही हो जिसमें वो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो, इस मंशा के साथ कि उसको मींस टू कॉजेस अलार्म, और सिर्फ बैड एलिगेशन लगा देने से, सिर्फ आरोप लगा देने से कि जो अपीलेंट एक्यूज्ड है कि इंटिमिडेट कर दिया है, हो जाएगा कि सिर्फ फोटोग्राफ क्लिक कर लेने से FIR और चार्जशीट है जो पूरी तरह से शांत है, क्लीनली साइलेंट है कि किस तरीके से जो कंप्लेनेंट ने को थ्रेटन किया गया हो या फिर किसी प्रकार को धमकाया गया हो, या फिर इंजरी के साथ, चोट के साथ, या फिर उस व्यक्ति को या फिर उनकी प्रॉपर्टी पे। सिर्फ वर्ड्स बता देना कि कंप्लेनेंट, वर्ड्स जो भी थे जो कंप्लेनेंट ने बताए थे वो भी मेंशन नहीं थे FIR में। और ये ऐसा भी बताया गया कि कंप्लेनेंट और जो उनके एसोसिएट थे उन्होंने भी किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी पुलिस को, जिससे एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट किया जा सकता हो, जिसको सपोर्ट किया जा सकता हो। तो इस प्रेजेंट केस में सिर्फ एलिगेशंस ही FIR में अगर उसे फेस वैल्यू में ले लिया जाए तब भी इंग्रेडिएंट्स है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। अगर कोर्ट ने कहा कि ना तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, किसी फ्रेंड ने 161 में CRPC में देने की जरूरी आवश्यकता होती है, एसोसिएट थी जो उनकी, उन्होंने भी किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी पुलिस को, और कंप्लेनेंट ने भी दी, सिर्फ FIR में बताया। कहा कि अगर हम सिर्फ FIR की बात को भी मान ले जो एलिगेशन लगाई है, तब भी इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो चार्जेस हैं वो नहीं अट्रैक्ट होते हैं। अब कहा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है? 341 इंडियन पीनल कोड का जो है वो जो पनिशमेंट जो की धारा है 341 के अंदर बताया गया, लेकिन जो 339 इंडियन पीनल कोड है वो डिफाइन करता है किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर रोका जाए या फिर उस व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोका जाए जिसमें उसका अधिकार है जाने का, तो ऐसे में अगर व्यक्ति को जानबूझकर रोका जाता है तो इसको रिस्ट्रेंट कहा जाता है। और एक्सेप्शन ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन करना किसी की, जैसे कि प्रॉपर्टी बीच में आ रही है, उसकी प्राइवेट लैंड में कोई आदमी नहीं जाने दे रहा अपनी प्राइवेट लैंड से, तो ऐसे में ऑब्स्ट्रक्शन वो रिस्ट्रेंट नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई
पब्लिक लैंड है उस पर रोक रहा है तो इसमें रिस्ट्रेंट की धारा लगती है। अब और दूसरी धारा में भी एक्सेप्शन दिया गया कि अगर उस व्यक्ति को लगता है गुड फेथ पे कि हाँ यहाँ से जाना ठीक नहीं है, उसको दूसरे व्यक्ति को अगर उसने गुड फेथ पे भी काम लिया है तब भी वो ऑफेंस जो है इस धारा में नहीं लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर। तो अब कहा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के तभी होते हैं अगर किसी व्यक्ति को रोका जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए इस किसी दिशा में जाने के लिए जहां उसका अधिकार है। एक्सेप्शन ये है इसमें कि ऑफेंस जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का तभी बनता है कि अगर ऐसे में जो ऑफेंस नहीं बनेगा अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, अगर किसी पर्सन को ने एलिगेशन लगाया कि उसने गुड फेथ पे उसको यकीनन उसको विश्वास हो कि उसका राइट है उस व्यक्ति को रोकने के लिए, तो एविडेंस जो देने जरूरी है, सबूत देने जरूरी है जिससे साबित हो सके कि इस व्यक्ति को रोका गया है, कि जिसने कि देना जरूरी है कि जो पर्सन जो एलेज करता हो, जो पर्सन जो है वो आरोप लगाता हो कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, जो भी उसका राइट है प्रोसीड करने में इस डायरेक्शन में, और जबकि पर्सन का कोई और जो पर्सन जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो उसका कोई लीगल राइट नहीं है उसको कॉजेज द ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर यही बताया अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है तो उसी का राइट है पहले बनाएगा कि हाँ मेरा, उसको सबूत देने होंगे कि हाँ ये मेरा राइट है इस जगह पे जाने का। उस अगर व्यक्ति ने रोका है उसको तो उसको जिस व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है उसी को सबूत देना होगा। तो इस प्रेजेंट केस में एफआईआर से देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि अलेज्ड ऑफेंसेस जो कमिट हुए थे जब कंप्लेनेंट जो है ने कोशिश की थी प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए, तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो राइट था कंप्लेनेंट का प्रॉपर्टी में एंटर करने का, और जो जबकि वो उसने कहा कि वो टेनेंट है दूसरे कोऑनर के, तो यहाँ पर कोई प्रकार का मटेरियल नहीं सामने लाया गया रिकॉर्ड में जिससे साबित होता हो कि जो कंप्लेनेंट है वो टेनेंट थे उस प्रॉपर्टी को किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे। अब कहा कि कंप्लेनेंट ने सिर्फ इवन स्टेटमेंट भी नहीं दी, ना ही कंप्लेनेंट को परस्यू किया, और जबकि दूसरे को-ऑनर उन्होंने बताया कि कंप्लेनेंट जो है वो आई थी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, और इस मींस जो कंप्लेनेंट थी वो टेनेंट भी नहीं थी प्रॉपर्टी की, लेकिन सिर्फ प्रोस्पेक्टिव टेनेंट थी, मींस वो प्रॉपर्टी को किराए पर लेना चाहती थी जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से ये निकल के आता है कि कंप्लेनेंट का कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी में एंटर करने का। तो अगर इनफैक्ट देखा जाए कि जो कंप्लेनेंट, इंडक्शन ऑफ कंप्लेनेंट जो कि टेनेंट थी प्रॉपर्टी में, मींस इसका एक प्रकार का वायलेशन होगा इंजंक्शन ऑफ जो पास किया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा। तो कोर्ट का ने अपना ओपिनियन दिया कि अपीलेंट अक्यूज जो है उन्होंने इन्फोर्स किया, जबकि उनको जो कि उन्होंने लगा उनको कि जो ठीक है, जैसे उन्होंने बोनाफाइडली उन्होंने सोचा वैसे उन्होंने वैसे ही कार्य किया, क्योंकि उनका लॉफुल राइट था कि जो इंजंक्शन पास किया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो वो लॉफुल राइट था, वो रोक सकते थे। तो कंप्लेन जो कोर्ट भी ये ओपिनियन में है कि जो एलिगेशन थी एफआईआर और मटेरियल रिकॉर्ड में, यही इससे बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन बनता है जो सूट फाइल किया जाए इंजंक्शन का, या फिर मॉडिफिकेशन किया जाए इंटरिम ऑर्डर का, क्योंकि डिस्प्यूट यहाँ पर दो प्रॉपर्टी दो को-ऑनर्स के बीच में था। अब एक को-ऑनर ने कहा था कि दूसरे को-ऑनर ने उनको इन्फ्रेम्ड किया है इस केस के अंदर। अब यहाँ पर कहा कि टेंडेंसी ऑफ फाइलिंग चार्जशीट एंड फ्रेमिंग चार्जेस इन द मैटर, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस लगे और जो टू मेक आउट द क्लॉग्स द जुडिशियल सिस्टम। अब यहाँ कहा कि कार्ड केस को खत्म होने से पहले कोर्ट जो है वो एम्फसाइज करती है कि एक जब भी पेंडिंग सिविल डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट्स को हमेशा यहाँ पर काफी सर्कमस्पेक्ट मींस काफी समझदारी दिखानी चाहिए, और जब भी कोई चार्जशीट फाइल करे मींस सर्कमस्पेक्ट काफी मुस्तैदी मतलब विजिलेंट रहना चाहिए जो जब भी चार्जशीट जो फाइल की जाए और चार्जेस जो फ्रेम करते समय, और जो सोसाइटी जो कि गवर्न बाय द लॉ है डिसीजन फाइल करना चार्जशीट का, वो हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर होता है, जो कि एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि एक कन्विक्शन के में सजा होने के चांसेस हैं। और पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है और क्रिमिनल कोर्ट जब फ्रेम करती है चार्जेस को, तो वो एक इनिशियल फिल्टर होते हैं जो कि वो इंश्योर कर सकें जिन्हीं केस का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस हो वो प्रोसीड कर सकें ट्रायल को, ताकि मेंटेन और इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम बनाया जा सके। फाइल कर देना चार्जशीट और शक के आधार पे, जब इवन शक भी ना हो, स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस भी ना हो,
तो ऐसे में जुडिशियल सिस्टम जो है वो क्लॉग्ड हो जाता है और ये फोर्स कंपेल करता है जजेस को, कोर्ट स्टाफ और प्रोसिक्यूटर्स को कि वो समय स्पेंड करना पड़ता है उनको ट्रायल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो कि उन ट्रायल पर स्पेंड टाइम लगाना पड़ता है, जिससे जो आरोपी है वो बरी हो जाते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो लिमिटेड जुडिशियल रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग और सीरियस केसेस हैं उस पर टाइम नहीं दे पाते। तो इससे क्या होता है कि मैसिव केस बैकलॉग्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई एनालिसिस नहीं किया गया था जब चार्जेस फ्रेम करते समय, और क्या केस बनता है कन्विक्शन का या एक्विटल का, इसका भी कोई एनालिसिस नहीं किया गया था जब चार्जेस फ्रेम किए गए थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ये है कि जो स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट ना करे जब तक कोई रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ना हो कन्विक्शन का, जब तक लगे ना कि हाँ इसमें सजा हो सकती है तब तक ऐसे ना करे। तो यहाँ पर तो बताया कि ये कॉम्प्रोमाइज कर देता है राइट टू फेयर प्रोसेस का। प्रेजेंट केस में पुलिस और ट्रायल कोर्ट को कॉर्डिनेट होना चाहिए, और जो भी अगर कोई भी पेंडिंग सिविल डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन में हो या फिर कोई इंजंक्शन के लिए सब्सिस्ट कर रहा हो, तो कंप्लेनेंट ने कोई ऐसे केस में कहा कि कंप्लेनेंट ने जुडिशियल स्टेटमेंट देने से भी मना कर दिया, तो इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस बनता था जो कि ये बताता था कि मटेरियल और एविडेंस है यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर पाया नहीं गया मटेरियल एविडेंस जो है। तो ऐसे में देखते हुए प्रेजेंट अपील को कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ कर दिया, और इम्पियन जजमेंट थी ऑर्डर था उसको अपील, और जो अपीलेंट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया, और ऑर्डर इम्पियन जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया, और जो केस जो चल रहा था एफआईआर से उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 2 दिसंबर 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।